हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो भाई सो खास है विजिटर वीज़ा जिन्होंने अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का किसी भी कंट्री का, तो सभी में इम्प्लीमेंट होती है। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए मैं डिटेल में बता दूंगा। सो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं पहले भी वैसे एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके बाद फिर से डिमांड आ रही है कि डिटेल में बताएं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। कईयों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी, तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको फिर से कि ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे तो आपको सही से आंसर मिल जाएंगे। कहीं भी पार्ट स्किप कर लिया तो शायद कोई ना कोई ज़रूरी बात जो होती है वो आपसे स्किप हो सकती है। तो अगर अप्लाई करना है तो भाई 8-10 मिनट निकाल लो एंड इस वीडियो को एंड तक देख लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो हर एप्लीकेंट की चाहिए। डज नॉट मैटर कि वो हाउसवाइफ है, डज नॉट मैटर कि वो कोई कुछ नहीं कर रहा है, फ्री बैठा है, डज नॉट मैटर कि वो स्टडी कर रहा है। तो प्रोफाइल कोई भी हो, हर बंदे के लिए ये 3-4 डॉक्यूमेंट जो जरूरी है, मैंडेटरी है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आता है आपकी डिजिटल फोटो। तो डिजिटल फोटो में आपने किसी प्रिंट की फोटो मोबाइल से मत खींचो, क्लियर फोटो रखो। वो आपके वीज़ा फॉर्म में जानी है, ऑनलाइन अपलोड होनी है। तो एक डिजिटल फोटो स्टूडियो से पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड के साथ आप खिंचवा लो और उसको ईमेल में रख लो और सेव कर लो सिस्टम में। क्योंकि ये वीज़ा सब क्लास 600 जो 1 साल से 3 साल तक का मिलता है, ये ऑनलाइन ही अप्लाई होता है, ऑनलाइन ही रिजल्ट आता है। कहीं पासपोर्ट नहीं जाता, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन में जाते हैं और वीज़ा भी ईमेल में आता है। एक पेपर वीज़ा ही ये आपको मिलेगा जब प्रिंट कर लोगे, नहीं तो वो ई वीज़ा ही है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वीज़ा आता है। तो यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंटेशन भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए। तो हर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आपकी डिजिटल फोटो, फिर आपका हो गया पासपोर्ट स्कैन करना है डिटेल वाला, जहाँ आपकी फोटो है और आपका एड्रेस वाला, वो दोनों पेज स्कैन करने हो। एक आधा एम्प्टी पेज स्कैन कर लो। अगर स्टैंपिंग है, मतलब आप पहले भी ट्रैवल हो कहीं, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री वाले जो जो पेज है वो सारे स्कैन कर लो। जरूरी नहीं कि आपको पूरा पासपोर्ट स्कैन करना है। अगर खाली पासपोर्ट है तो फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, बीच में 1-2 स्कैन कर लो। अगर पेज कुछ ट्रैवल वगैरह किया है आपने तो वो ट्रैवल वाले पेज जरूर स्कैन करना। क्यों? क्योंकि पहले वो डिजिटल फोटो मांगेंगे ऑनलाइन अपलोड करना, फिर आपसे पासपोर्ट मांगेंगे नॉर्मल, फिर वो आपसे आधार कार्ड मांगेंगे। तो तीसरा आपने आधार कार्ड अपना स्कैन करना है एंड चौथे पे वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपके पासपोर्ट की बाकी कॉपीज मांगेंगे। तो जिसकी एम्प्टी है वो 2-4 एम्प्टी साथ में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो वहाँ पे अपनी स्टैंपो वाले पेजेस वगैरह जो है सारे अटैच कर दे। फिर बाकी सारे फैमिली मेंबर के आपके कोई ना कोई आधार कार्ड या कोई ना कोई आईडी वगैरह आप स्कैन करके रख लो, क्योंकि उसको फिर आप फैमिली इंफॉर्मेशन में डाल दोगे, वहाँ पे अटैच कर दोगे। एंड ये है सबके लिए बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। फिर अब आती है प्रोफाइल के हिसाब से। प्रोफाइल के हिसाब से आएगी आपके वर्क के प्रूफ। अगर आप कोई काम वगैरह कर रहे हो तो आपके वर्क के प्रूफ, आप प्राइवेट जॉब करते हो तो उसके प्रूफ। अब उसके प्रूफ क्या क्या होते हैं? आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका जॉब का लेटर, आपकी एनओसी, आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है, सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, आपका आईडी कार्ड, सो आपके प्रमोशन लेटर कोई भी हो सकता है। तो हर जॉब में जो जो आपके पास है, सरकारी वालों के पास तो सारा कुछ होता है, प्राइवेट वालों के पास जो नहीं है वो ट्राई करे कि उसको अरेंज करे। वो सारे डॉक्यूमेंट इज योर एम्प्लॉयमेंट के, जो काम कर रहा है उसकी जॉब के डॉक्यूमेंट। फिर साथ में आते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को लेके। तो उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक सेविंग आपकी होगी। ये वर्क वाले डॉक्यूमेंट भी वहाँ भी इंक्लूड होंगे। तो मतलब आपका फाइनेंशियल सोर्स, आपकी आईटीआर वगैरह भी होगी, आपने जो भरी हुई है, आपका कोई करंट अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट, आपके बिजनेस के प्रूफ ही एम्प्लॉयमेंट वाले में लगेंगे और अदर से फाइनेंशियल वाले में भी आप लगा सकते हो। तो आपका फाइनेंशियल, आपकी सेविंग, आपकी एफडीआर, आपके बैंक के डॉक्यूमेंट, आईटीआर, सारा कुछ जो है जो वर्किंग है, तो उसका जो वर्किंग नहीं भी है वो भी अपने फाइनेंशियल में अपनी, जैसे कई बार होता है कि हाउस वाइफ है, उसका अकाउंट भी है, उसमें 4-5 लाख की एफडी पड़ी, तो वो अपने लॉगिन में भी लगा सकते हैं, उसका हस्बैंड साथ में लगा रहा तो उसमें भी लगा सकते हैं। क्योंकि जो कोई काम नहीं कर रहा तो उससे पूछते हैं कि आपका खर्चा कौन उठाएगा। तो आपके पास नहीं है तो आपने जिसका नाम लिखा है ये बंदा खर्चा उठाएगा, आपका बेटा हो सकता है या जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो हो सकता है, तो वो उनके डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। फिर आता है जी आपके ट्रैवल प्लान को लेके। तो अगर आप होटल पे जा रहे हैं तो आपको होटल बुकिंग वगैरह अपनी लगानी पड़ेगी। आप एक आइटनरी बेसिक बना के लगा सकते हो। अगर आपके पास टिकट वगैरह है, डमी टिकट जहाँ आपने जैसे बुक की हुई है वो आप साथ में लगा सकते हो। अगर आप इन्विटेशन पे जा रहे हैं तो थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो नॉर्मल बंदे से इंक्रीज होती है, क्योंकि आप एक फैमिली विजिट पे जा रहे हो। अब आप एज ए टूरिस्ट नहीं जा रहे।
फैमिली विजिट पे जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे, ये सारे क्वेश्चन फॉर्म में वो पूछ लेते हैं, तभी जाके ये चेकलिस्ट जनरेट होती है कि क्या क्या आपसे चाहिए। तो अगर आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली इनवाइट कर रहा है, आपने फॉर्म में लिखा है, तो वो एंड में आपसे इनविटेशन लेटर मांगेंगे। इनविटेशन लेटर दो तरह का होता है, एक होता है नोटरी वाला, एक होता है बेसिक। तो आप बेसिक भी लगा सकते हो, क्योंकि जो बाहर में यहाँ बैठे होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मैं भी घूमता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, हमें भी पता है क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास सैटरडे संडे होता है, और सैटरडे संडे नोटरी वाला भी छुट्टी पे होता है। तो वीकडेज पे टाइम निकालना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह अर्ली शिफ्ट स्टार्ट होती है, कई बार रात को लेट आते हैं। तो इसलिए बेसिक लेटर वाला आप मंगा सकते हो कि ज़्यादा उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। फिर उनका कोई आईडी वगैरह मंगा लो, वीज़ा स्टेटस भी पूछ लो क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है तो मंगा लो, नहीं तो सिंपल आईडी प्रूफ, एड्रेस का प्रूफ और एक इनविटेशन लेटर मंगवा लो। ये चीज़ें सफिशिएंट है। और अगर आपका वो खास बंदा है, मतलब आपका भाई बहन है या किसी के बच्चे हैं, तो फिर आप उनके फाइनेंशियल भी लगा सकते हो, उनके टैक्स डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, उनके जॉब के प्रूफ भी लगा सकते हो, और उनकी सेविंग स्टेटमेंट भी लगा सकते हो। अब मैंने इसलिए कहा कि मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई कज़न है दूर का, तो वो नहीं चाहेगा, कई बार होता है, हर बंदे की अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है कि मैं अपने टैक्स दिखाऊं कि कितने हैं, मैं अपनी सेविंग दिखाऊं कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि मांगने भी नहीं चाहिए, अगले बंदे की प्राइवेसी है, तो वो ये डॉक्यूमेंट नहीं देते। तो आप फिर जरूरी नहीं है कि आपने वो लगाने ही लगाने हैं, तो आप नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन लगा के भी जो अपनी फाइल है वो लॉन्च कर सकते हो। यही डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है। अब नॉर्मल में तो ये है, जो वर्किंग वाला होगा स्पाउस के लिए भी यही डॉक्यूमेंटेशन है। जो काम नहीं करते, जैसे बच्चे वगैरह होते हैं, तो उनके स्कूल का डॉक्यूमेंट आप अदर में अटैच कर सकते हो, नहीं तो बच्चों के लिए भी यही बेसिक आएगा कि अपना पासपोर्ट, डिजिटल फोटो, ट्रैवल हिस्ट्री, आधार कार्ड, और साथ में फॉर्म 1229। तो अगर बच्चे वगैरह साथ में अप्लाई कर रहे हैं पेरेंट्स के, तो वो पेरेंट्स के साइन होके एक दो फॉर्म उनकी चेकलिस्ट में आप देखोगे तो और आ जाएंगे। अगर अकेले जा रहे हैं बच्चे तो अलग फॉर्म आता है, लेकिन वो भरने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे आपके साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं तो 1229 आई थिंक एक फॉर्म होगा, वो आप देख लो, उसमें बेसिक चीज़ें होंगी। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपने फाइल लगानी है तो पेरेंट्स की फाइल पहले स्टार्ट करो, और पेरेंट्स का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो जब वो पूछते हैं बच्चे अगर 18 से नीचे, तो वो पूछते हैं कि आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पेरेंट्स का एक्नॉलेजमेंट नंबर साथ में जो EGO से स्टार्ट होता है वो जरूर बीच में लिख दो। तो आपको कोई बहुत बड़ी जो परेशानी है मुझे लगता नहीं है कि आपको उसमें आएगी। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये होती है नॉर्मली हर केस में लगने वाली डॉक्यूमेंटेशन की, आपको ये चीज़ें चाहिए। अब एक मैं थोड़ी सी लास्ट में टिप्स दे देता हूँ, जो वर्क नहीं करते, तो जो वर्क नहीं करते तो उसमें अगर वो 18 से नीचे हैं तो उनके तो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप डॉक्यूमेंटेशन जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है ना, जो आपका खर्चा उठाना चाहता है फाइनेंशियली, उसके आप सारे डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। सपोज करो कि एक स्पाउस फाइल लगा रहा है, वाइफ फाइल लगा रही है, और वाइफ होम मेकर है, वो घर का संभालती है काम, एंड वो वर्किंग नहीं है, तो वहाँ पे वो एंड में पूछेंगे कि पर्सन पेइंग फॉर योर एक्सपेंसेस। तो वहाँ पे आप लिखोगे कौन है, तो वो रिलेशन पूछेंगे, आपके मदर फादर है, आपका भाई बहन है, आपका कोई कज़न है, या आपके हस्बैंड है। तो स्पाउस सेलेक्ट करके आप उनकी डिटेल स्पाउस की लिखोगे, और उसका एड्रेस भी लिखोगे स्पाउस का। फिर आगे जहाँ वो फाइनेंशियल मांगेगा ना, आपके फाइनेंशियल, वो आपसे एम्प्लॉयमेंट के नहीं मांगेगा, वो फाइनेंशियल के मांगेगा। और फाइनेंशियल में आपने आपके हस्बैंड के जॉब के प्रूफ, आपके हस्बैंड की ITR, आपके हस्बैंड की सेविंग, आपकी खुद की सेविंग, FDRs, कोई RD है वो, आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसीज है, आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूएशन वगैरह लगा सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा चलो मैटर नहीं करता, बट स्टिल अगर आपके पास है तो आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, CA रिपोर्ट, ये वो आप लगा सकते हो, अगर फाइनेंशियल आपके ठीक ठाक हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग अच्छी है, ITR 7-8 लाख की है, अकाउंट में इनकम आ रही है 50-60 हज़ार पर मंथ, तो आप अगर वैल्यूएशन वगैरह नहीं लगा रहे तो कोई मैटर नहीं करेगा। बट यस, अगर आप लगा सकते हो तो ये ऑलवेज अच्छा ही होता है कि आपके फाइनेंशियल जितने अच्छे प्रेजेंट हो जाए। बाकी ऑप्शनल चीज़ें होती है, आपकी जो गाड़ी है उसकी RC वगैरह लगा सकते हो, बाइक है उसकी RC लगा सकते हो, बाकी भी वैल्यूएशन वगैरह, मतलब आपके जो एसेट्स वगैरह हैं अगर आप उनकी वैल्यूएशन या उसका अमाउंट आप गोल्ड की कराना है तो देखो ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। तो मैंने कई बार देखा कि कोई वीज़ा पे इतना इफेक्ट उसका नहीं पड़ा। हाँ, जिसका फाइनेंशियल वीक है तो वो ऐसी चीज़ें जरूर कराए, जिसका फाइनेंशियल बहुत अच्छा है तो मुझे लगता है कि शायद उनको ये वाली चीज़ों में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ,
कनाडा के लिए ऐसी चीज़ें करवा लें, क्योंकि कनाडा ये चीज़ें ज़्यादा देखता है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा लीनेट है। इसका शायद ये कारण है कि यहाँ आगे सीधा वर्क वगैरह कोई प्रोविज़न कम है और स्टडी वगैरह की प्रोविज़न है। कनाडा में वर्क वगैरह की प्रोविज़न हो जाती है, तो इसलिए लोग वहाँ जाके वर्क कन्वर्ट करा लेते हैं। इसलिए कनाडा थोड़ा सा डाउटफुल ज़्यादा रहता है कि ये बंदे आएंगे और वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इसलिए कनाडा की तरफ जितने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टाई अप हो उतना ही अच्छा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टाई अप चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट अगर कम भी चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो वीज़ा है वो ग्रांट कर देता है। सो ऐसी बहुत सी वीडियोस चैनल पे पहले भी आ चुकी है, आगे भी आ रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाय।